हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसमें करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी जून 2015 का ये पेपर है। जो आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे और पार्ट 4 में आज इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट करे हैं, जिसमें हमने इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे और आज इस पार्ट 4 में हम पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे और ये पेपर हमारा आज पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें बताना है स्थापना और तर्क। हमें ये पहले हम पढ़ते हैं इनमें हमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों को कथन दिए गए हैं कि हमें दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है और एक दूसरा क्या है, तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में हमें सही विकल्प का चयन करना है कि हमें बताना है कि ये असर्शन सही है या रीजन सही है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। पहले हमें स्थापना में क्या दिया हुआ है। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो दोबारा, नहीं समझ आया तो दोबारा पढ़ते हैं एक बार। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में ये पाई जाती है। कौन? कविता। इसका रीजन दे रखा है, इसलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। इसी कारण से हमेशा हमें कविताओं की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए सही या ए और आर सही। सेकंड में बोला हुआ है ए गलत आर सही। थर्ड में बोला हुआ है ए सही और आर गलत। और फोर्थ में बोला हुआ है ए गलत और आर भी गलत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। हाँ जी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हमारा दोनों ऑप्शन ठीक है। जिसमें मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की चाहे सभ्य या असभ्य कोई भी जाति हो किसी ना किसी रूप में वहां पर पाई जाती है, इसलिए कविता की जरूरत हमेशा ही मनुष्य को रहेगी। तो ये ए और आर दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वैचारिक स्वतंत्रता। फिर से स्थापना वाला क्वेश्चन ही है ये, स्थापना और तर्क। स्थापना में बोला हुआ है वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। जो वैचारिक स्वतंत्रता होती है वो साहित्यकार को सत्य और संवेदना से विमुख करती है, मतलब अलग करती है। और तर्क में दिया हुआ है क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति समाज विस्तार देती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन में बोला हुआ है ए सही और आर सही। सेकंड में बोला हुआ है ए गलत और आर सही। थर्ड में बोला हुआ है ए गलत और आर भी गलत। फोर्थ में बोला हुआ है ए सही और आर गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें हमारा स्थापना भी गलत है और उसका तर्क भी गलत है। वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को रूढ़ियों एवं कुप्रभावों से अलग और दूर तक सोचने का अवसर देती है। यह सामाजिक रूप और संवेदना से विमुख न करके उस पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसी होती है अगर वैचारिक स्वतंत्रता हो साहित्यकार में, जबकि इसमें ये कहा गया है कि वो उसको विमुख कर देती है, सत्य से ही विमुख कर देती है, सत्य और संवेदना से अलग कर देती है। तो ये एकदम गलत है। इसका स्थापना और तर्क दोनों अलग हैं, गलत है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है स्थापना दिया हुआ है, फिर से तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम स्थापना पढ़ते हैं। कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। तर्क है इसका क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। उसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम पहले। ऑप्शन में बोला हुआ है ए सही और आर सही। सेकंड ऑप्शन में ए सही और आर गलत। थर्ड ऑप्शन में ए गलत और आर सही। फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है ए गलत और आर भी गलत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। हाँ जी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर क्या है, गलत।
यहाँ पे बोला हुआ है क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। ये नहीं अगर हटा दें तो ये स्तर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना और तर्क से ही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जिसमें बोला हुआ है मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं, ये स्थापना है। और तर्क है इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला ए सही और आर सही, सेकंड ऑप्शन में बोला है ए गलत और आर भी गलत, थर्ड ऑप्शन में बोला है ए सही और आर गलत, फोर्थ ऑप्शन में बोला गया ए गलत और आर सही। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ए तो गलत है लेकिन आर क्या है हमारा सही है। मिथक सर्वकालीन मिथक सर्वकालीन और सावदेशिक एक साथ एक समान नहीं हो सकते। मिथक कभी एक साथ सर्वकालिक और सावदेशिक नहीं हो सकता, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज में अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। समाज के अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति हम उससे कर सकते हैं मिथक से। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम अपना। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। स्थापना पढ़ते हैं इसकी। स्थापना में बोला है नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। रीजन दे रखा है इसका, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गलत और आर सही, सेकंड ऑप्शन है ए सही और आर गलत, थर्ड ऑप्शन है ए सही और आर भी सही, फोर्थ ऑप्शन है ए गलत और आर भी गलत। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बोला है ए गलत और आर सही। इसमें बोला है नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती, यहाँ पे नहीं हटाएंगे तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एकदम करेक्ट। और बी ऑप्शन जो इसका रीजन है, तर्क है, वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि बोला है क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 60 क्वेश्चन। हम देखते हैं 61 का क्वेश्चन हमारा। 61 में क्वेश्चन में बोला गया है स्थापना मरणोपरांत महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। इसका रीजन दे रखा है क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें ए गलत और आर भी गलत, सेकंड ऑप्शन है ए सही और आर गलत, थर्ड ऑप्शन है ए गलत और आर सही, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ए सही और आर भी सही। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ए सही है और आर भी सही है, जिसमें बोला है मरणोपरांत महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ, और क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के साथ ही हुआ था। तो ये था हमारा 61 का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 62 क्वेश्चन, जिसमें स्थापना में दे रखा है साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। इसमें ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट में ए सही और आर गलत, सेकंड में दे रखा है ए सही और आर भी सही, थर्ड में दे रखा है ए गलत और आर गलत, फोर्थ में दे रखा है ए गलत और आर सही। तो अब हमें बताना इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ए सही है और आर भी सही है। साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है, ये सही है हमारा। और नेक्स्ट तर्क देखा है, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। तो ये था हमारा 62 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन में दे रखा है कि स्थापना में दे रखा है प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद का आद्यंत समन्वय हुआ है। ये प्रसाद कौन है हमारे, जय शंकर प्रसाद जी हैं ये हमारे।
और इसमें रीजन दे रखा है कारण कि ये केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ, केवल पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से बोला है। पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे। ऑप्शन में दे रखा है ए सही और आर गलत, सेकंड ऑप्शन में ए गलत और आर सही, थर्ड ऑप्शन में ए सही और आर भी सही, फोर्थ ऑप्शन में ए गलत और आर भी गलत। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जिसमें बोला ए सही और आर गलत। तो आर क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने बोला कि उन पर सिर्फ पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ये सब संभव हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद का आदि से अंत तक समन्वय हुआ है। इसे समन्वय में उन पर मात्र नाट्य चिंतन का ही प्रभाव नहीं, बल्कि भारतीय नाट्य चिंतन का भी प्रभाव है। केवल पश्चिमी का नहीं, भारतीय का भी प्रभाव है। तो इसमें ये हमारा गलत था। तो आइए 64 क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना में दे रखा है आदर्श नागरिक को आत्म विकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। जो आदर्श नागरिक है उसको आत्म विकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। तर्क में बोला हुआ है क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की, उसकी ऊंचाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में बोला हुआ है ए सही और आर भी सही, सेकंड में बोला हुआ है ए सही और आर गलत, थर्ड में बोला हुआ है ए गलत और आर सही, फोर्थ में बोला हुआ है ए गलत और आर भी गलत। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जिसमें क्या होगा ए भी सही है और आर भी सही है, जिसमें आदर्श नागरिक बनने के गुण बताए गए हैं, तो दोनों ही सही है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 का क्वेश्चन, जिसमें बोला हुआ है गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तो गोदान किसकी रचना है? सबसे पहले हमें ये जानना है। तो गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। तो गोदान प्रेमचंद्र की रचना है और वो क्या है? गोदान एक उपन्यास है। फर्स्ट में बोला हुआ है स्थापना में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि गोदान एक ग्रामीण जीवन के आसपास ही उसकी कहानी होती है उपन्यास में। तर्क में बोला हुआ है क्योंकि गोदान में समग्र समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो ये देखेंगे यहाँ पे समग्र युग जीवन का चित्रण बोला है इन्होंने, लेकिन क्या हुआ है सच्ची में? तो तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो देखते हैं फर्स्ट में ए गलत और आर सही, ए सही और आर सही, थर्ड में ए गलत और आर गलत, फोर्थ में ए सही और आर गलत। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ। इसमें क्या है? ए सही है और आर हमारा गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ हम हमारे ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें स्थापना और तर्क के क्वेश्चन थे, वो खत्म होते हैं। अब आ रहे हैं हमारे मिलान के क्वेश्चन। तो हम देखते हैं 66 क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला गया है कि इनको मिलान करें। ये दे रखा है ग्रंथ ग्रंथ दे रखे हैं और उनके लेखक दे रखे हैं, तो उनको उनके सही लेखक के साथ हमें मिलान करवाना है। तो बताइए सर्वंगी किसकी रचना है? सर्वंगी सर्वंगी रचना है रजब की। सर्वंगी किसकी रचना है? रजब की। ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध है मलुकदास की। प्रेम प्रगास किसकी रचना है? धरणीदास की। और शब्द सागर किसकी रचना है? फूल बुल्ला साहब की। बुल्ला साहब की ये रचना है। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो हमने करा है ए का थर्ड। ए का थर्ड सिर्फ एक ही में है, तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या 2। ठीक है, 67 क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। 67 क्वेश्चन में भी अब हमें क्या करना है? मिलान ही करना है, जिसमें हमें रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए भूषण की रचना कौन सी है इसमें? रस रत्नाकर, रसराज, इश्कलाता, रस सारांश या अलंकार प्रकाश। बताइए क्या रचना है भूषण की? तो भूषण की क्या रचना है हमारी? अलंकार प्रकाश। तो देखें कि ए में किसका आंसर फिफ्थ है। सॉरी सॉरी गलत हो गया।
नहीं नहीं, ये ठीक है क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये गलत। ये यूजीसी नेट के उसमें गया था सिलेक्शन में, जिसमें सबको नंबर मिलेंगे। तो भूषण अलंकार प्रकाश। घनानंद की रचना क्या है? इश्कलता। सूरती मिश्र की रचना है रस रत्नाकर। और मोतीराम की रचना है हमारी रसराज। मोतीराम की रचना है रसराज। तो ये थी हमारी 67 का आंसर। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 का क्वेश्चन। इसमें भी हमें मैचिंग ही करनी है, सुमेलित करना है, जिसमें हमें क्या करना है, रीतिकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को, ये रीतिकाल की कवि सारी रचनाएं गद्य रचनाएं हैं, उनके लेखकों के साथ हमें सुमेलित करना है। फर्स्ट हमें दे रखा है सुरासुर निर्णय। सुरासुर निर्णय बताना है, सुरासुर निर्णय की कौन सी रचना है? सुरासुर निर्णय किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी की, दीपचंद जैन की, हरिजी की, दौलत राम जैन की, या मुंशी सदा सुख लाल? तो हाँ जी, सूर सुर निर्णय है मुंशी सदा सुख लाल। तो देखें तो एक आंसर फिफ्थ में किसका है? तो ये थर्ड का। तो हमारा ऑब्वियस बात है, हमारा राइट आंसर यही होगा क्योंकि और किसी में फिफ्थ का आंसर ये नहीं है। अगर हमें एक भी पता होता है तो हम किस क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर कौन सा आएगा? ये वाला। तो हमारा अगला देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की है। भाषा पद्म पुराण किसकी है? दौलत राम जैन की है। और लास चिट्ठी लास किसकी है? दीपचंद जैन की है। ठीक है, तो ये था हमारा राइट आंसर 68। अब हम देखते हैं 69 क्वेश्चन। हम अपना 69 क्वेश्चन में भी हमें सुमेलित ही करना है रचनाओं को, जिसमें हमें दे रखा है निशा निमंत्रण, सेकंड है प्रभात फेरी, थर्ड है नींद के बादल, एंड फोर्थ है जीवन के गान। तो बताइए निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण। तो हाँ जी, निशा निमंत्रण है हमारी हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। और उन्होंने इस रचना को कब रचा? 1938 ईस्वी में। ठीक है, फिर प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की। प्रभात फेरी है नरेंद्र शर्मा की। उन्होंने इसको कब रचा? 1938 में ही। फिर है नींद के बादल। नींद के बादल है केदारनाथ अग्रवाल की। उन्होंने इसको कब रचा? 1947 में। फिर है जीवन के गान। जीवन के गान है शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है ये फोर्थ ऑप्शन। उन्होंने कब रचा इसको? 1941 में। तो देखे तो ए का सेकंड होना चाहिए। ए का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इन नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करवाना है हमें। यहाँ पे नाटक दे रखा है भारत दूरदर्शा। तो बताइए भारत दूरदर्शा किसकी रचना है? हाँ जी, तो भारत दूरदर्शा एक महान रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखते हैं ए का थर्ड आंसर किसमें है। तो ए का थर्ड आंसर सिर्फ एक ही में है, सेकंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। मयंक मंजरी किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की। रुक्मणी परिणय किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। एंड सीता वनवास किसकी रचना है? ज्वाला प्रसाद मिश्र की ये रचना है हमारे। तो ये था हमारा 70 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन में भी हमें सुमेलित ही करवाना है। तो अब हमें बताना है रचना कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करवाना है। हमें बताना है गुलबहार किसकी रचना है? गुलबहार। तो गुलबहार हमारी है रचना किशोरी लाल गोस्वामी की ये रचना है। तो देखें तो ए का फोर आंसर किस पे है? इन सभी रचनाओं पे ए का आंसर क्या है? 4 ही है। तो दूसरा और देखते हैं 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसकी है? मास्टर भगवान दीन। मास्टर भगवान दीन की ये रचना है। तो हमारा 2 बी का आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट।
बी का आंसर फर्स्ट सिर्फ एक ही में है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका, करेक्ट है। माफ कीजिए, गलत हो गया है। तो गुलबहार तो हमारी उन्हीं की है, किशोरी लाल गोस्वामी की ही है। लेकिन जो 11 वर्ष का समय है, जो 11 वर्ष का समय है, वो है हमारी रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं। ठीक है, तो ए का आंसर, बी का आंसर थ्री होना चाहिए, तो दो ये वाला क्वेश्चन तो एलिमिनेट होता है ऑप्शन। अब इन तीनों में भी थर्ड थर्ड है। सी का देखते हैं, पंडित और पंडितानी। पंडित और पंडितानी, पंडित और पंडितानी किसकी रचना है, हमारे गिरिजा दत्त वाजपेयी की ये रचना है। तो सी का आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड। तो सी का आंसर सेकंड इसमें है, सिर्फ और सिर्फ, और इसमें है, तो इसमें और इसमें ये दो ऑप्शन बचे। अब लास्ट वाला भी देखना पड़ेगा। कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू किसकी रचना है, बंग महिला की ये रचना है। तो हमारा टी का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ। तो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में ये चारों मिलते हैं हमें, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 क्वेश्चन। इसमें भी हमें निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के यहाँ सुमेलित करवाना है। फर्स्ट ऑप्शन है, साहित्य का श्रेय और प्रेम। साहित्य का श्रेय और प्रेम हमें बताना है, ये किसका निबंध है, क्योंकि कौन निबंधकार है इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र इसके रचनाकार है हमारे। फिर है आलोक पर्व की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी के फूल हैं दिनकर। एंड आस्था और सौंदर्य के हैं रामविलास शर्मा। तो हमने देखा साहित्य और श्रेय और प्रेम का आंसर थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड। ए का थर्ड सिर्फ एक ही में है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पाश्चात्य के विभिन्न लेखक विद्वानों के नाम है, उनकी विभिन्न कृतियों के नाम है, तो उनको उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करवाना है। तो हमें बताना है लिरिकल बैल्ट्रस। लिरिकल बैल्ट्रस किसकी रचना है, तो लिरिकल बैल्ट्रस किसी रचना है वर्ड्सवर्थ की। लिरिकल बैल्ट्रस, बैल्ट्रस से याद क्या रखेंगे हम, वर्ड्सवर्थ। बैल्ट्रस, बैल्ट्रस और वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ, बैल्ट्रस और वर्ड्सवर्थ, ये हम याद रखेंगे। और ये रचना कब रची उन्होंने, 1798 ईस्वी में उन्होंने इस रचना को रचा। फिर है बायोग्राफिया लिटरोरिया। लिटरोरिया, बायोग्राफिया लिटरोरिया है कॉलरिज की रचना। तो ये सामने सामने ही बायोग्राफिया कॉलरिज की रचना है। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे, बायोग्राफिया लिटरोरिया, जिसमें लिटरोरिया है वो है कॉलरिज। लिटरोरिया कॉलरिज। नेक्स्ट बोला है एस्थेटिक। एस्थेटिक है, और हम ये भी देखते हैं कि कॉलरिज ने इसकी रचना कब करी है, तो 1817 में उन्होंने इस रचना को रचा था। फिर एस्थेटिक है हमारे पास दूसरी रचना, जो क्रोचे की रचना है हमारी एस्थेटिक। उन्होंने इस रचना को कब रचा, उन्होंने इस रचना को 1902 ईसा पूर्व में रचा। फिर है हमारे पास दी फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स। दी फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स है रिचर्ड्स की रचना हमारे, और उन्होंने इसको कब रचा, 1922 में। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 क्वेश्चन है ये। 74 क्वेश्चन में भी हमें सुमेलित ही करवाना है विभिन्न कृतियों को उनके लेखकों के साथ। फर्स्ट कृति है हमारे पास, नया साहित्य नए प्रश्न। तो बताना है इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने इस कृति को रचा। देवराज उपाध्याय, शिव कुमार मिश्र, आनंद प्रकाश दीक्षित, नंद दुलारे वाजपेयी या नागेंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का 4 नंद दुलारे वाजपेयी। तो अगर देखें तो कौन से ऑप्शन में है, ए का 4 सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड। और रस सिद्धांत किन्होंने रचा है, रस सिद्धांत रचा है नगेंद्र ने। रस सिद्धांत नागेंद्र ने। मार्क्सवादी और चिंतन रचा है शिव कुमार मिश्र ने। एंड रोमांटिक साहित्य शास्त्र रचा है देवराज उपाध्याय ने।
ठीक है, तो ये था हमारा 74 क्वेश्चन। 75 का क्वेश्चन है ये, आज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ हमने जून 2015 का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको इससे कुछ समझ आ रहा है, आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी और पेपर्स के लिए वीडियोस बनाऊंगी। तो हम 75 में क्वेश्चन में भी हमें विभिन्न आचार्यों ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करवाना है, जिसमें हमारे पास पहला ग्रंथ है उज्जवल नीलमणि। उज्जवल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की ये रचना है। ए का आंसर हमारा होना चाहिए थर्ड, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही, फोर्थ में ये आंसर है। उससे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, उज्जवल नीलमणि रूप स्वामी की। फिर कुवलयानंद, कुवलयानंद है हमारी अपेय दीक्षित की। फिर है साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण है हमारी विश्वनाथ की। एंड रस गंगाधर है पंडित राज जगन्नाथ की। ये था हमारा राइट आंसर। हमने लाइन वाइज पूरे 1 से लेके 75 तक क्वेश्चंस करे हैं। सारी वीडियोस में हमने पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो खत्म होती है, इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।